एनालिसिस होने वाला है। काफी शानदार मोटिवेशनल कोट है, पॉसिबल। ओके, लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो इसमें अगर थोड़ा इम देखोगे ना तो वो थोड़ा ब्लर कर रखा है। लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल। लाइफ में लोग अक्सर बोलते किसी से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप अभी कभी अपने गोल किसी को बताइएगा, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव किसी को बताइएगा, अपनी सोच किसी को बताइएगा, अपने थॉट्स किसी को बताइएगा, तो लोग जज करना स्टार्ट करेंगे। कुछ कहेंगे, तुम कर ले जाओगे, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करो। चंद लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे, अरे नहीं यार तेरे बस की बात नहीं है, अरे यार आईएएस कर रहा है, अरे पीसीएस कर रहा है, सिविल, अरे यार ये तो बहुत टफ एग्जाम होता है। पहले से ही कहीं ना कहीं उनकी धारणा बन गई है मेरे भाई इम्पॉसिबल वाली। पहले से ही वो कहीं ना कहीं इमेज बना ली उन्होंने इम्पॉसिबल वाली। और जब ये चीजें होती है ना, जब आप किसी को बता रहे होते तो वो आपकी तरफ भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त आग लगेगी तो धुआं नहीं उठेगा, आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही। हो सकता है कभी थोड़ा कम उठे, शायद गीली लकड़ियां हो, ठीक है, लेकिन उठेगा जरूर मेरे भाई। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये जो नेगेटिविटी है ना, इस नेगेटिविटी को रोक दो मेरे भाई। कोई नेगेटिव फूंक रहा है ना, उसको बोल दो बेटा रुक, हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए, जय श्री राधे। ओके, लेकिन हाँ इस बात को याद रखना कि अगर तूने इम्पॉसिबल बोला है तो मैं उसे पॉसिबल करके दिखाऊंगा। रतन टाटा साहब को बहुत बढ़िया शब्द कहते हैं वो हमेशा, कि जिस चीज पे मैं हाथ रखूंगा मैं उसे बेहतर बना के दिखाऊंगा। लोग कहते हैं कि तुमने इस पे हाथ रखा, ये तो डूबती हुई नाव है, तुमने इसके साथ काम किया। अरे भाई डूबती हुई नाव को नैया पार लगा दो, तभी तो मजा है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखेगा कि पॉजिटिविटी माइंड हमेशा, पॉजिटिव माइंड हमेशा आगे बढ़ता है। ओके, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के लिए, डबल वैलिडिटी फिर दोबारा वापस से आ गई है। अगर आपको कोई भी लाइव क्लास लेनी है, टेस्ट सीरीज लेनी है, एसबीआई का मेरा करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है, वॉरियर बैच है, बैंक महापैक है, एसएससी महापैक है, रेलवे का महापैक है, कुछ भी फोकस करना है। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा इज ऑथर्ड बाय whom। एक पुस्तक जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, किसके द्वारा लिखी गई है? ओके, द लाइट ऑफ एशिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सिंपल है यार, जयराम रमेश, जयराम रमेश। बाकी के जरा देखो, मनोज केवल रमनी या माइकल होल्डिंग, अमिताभ घोष, दिव्यान घोष, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? अपना पर्पस ये है कि एक से और कितना मैक्सिमम याद कर सकते हैं। तो जरा देखना, माइकल होल्डिंग ने जो किताब लिखी है इसका नाम है वाई वी नील, हाउ वी राइज। ओके, मनोज केवल रवनी के द्वारा जो किताब लिखी है उसका नाम है स्मोकलेस वॉर, चाइनाज क्वेस्ट फॉर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। ओके, स्मोकलेस वॉर, चाइनाज क्वेस्ट फॉर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। दिव्यांश घोष के द्वारा, दीपायन घोष के द्वारा जो किताब लिखी है उसका नाम है टर्म्स ऑफ डिजर्वाइस। मैं कह रहा हूं पूरी बुक मत याद करो यार, पूरी बुक ऐसा थोड़ी बोलेगा लिख कर दिखाओ, अपने को तो ऑप्शन टिक करना है ना, स्मार्ट वर्क करते हैं। वाई वी नील, बात खत्म। माइकल होल्डिंग, स्मोकलेस वॉर, ठीक है, मनोज केवल रमनी, बात खत्म मेरे भाई। टर्म्स ऑफ डिजर्वाइस, ये दीपायन घोष, ठीक है। द नटमैग, बस बात खत्म। द नटमैग कर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई? अमिताभ घोष। और द लिविंग माउंटेन, ये भी अमिताभ घोष की किताब है। और इससे पहले वाली द लाइट ऑफ एशिया मेरे दोस्त जयराम रमेश की किताब है। क्लियर? क्लियर दोस्त? नेक्स्ट अगला सवाल। Who has been awarded with the Humboldt Richard Award फॉर इकोनॉमिक्स? किसको अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिचर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? श्यामला गणेश, कौशिक बासु, मारिया रेसा, शकुंतला हरक सिंह या जैन गुडाल? आंसर इज कौशिक बासु। ओके, ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पर जरा देखो, श्यामला गणेश को कौन सा सम्मान दिया गया है, मारिया रेसा को कौन सा है, शकुंतला हरक सिंह को कौन सा है, जैन गुडाल को कौन सा है? समझना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा, चीजों को लिंक करना पड़ेगा। अब देखो मैं तो यहां पर छुप गया, अब जरा मिलाओ, जरा मिलान करते हैं। टेम्पलेटन प्राइज किसको दिया गया? जैन गुडान को टेम्पलेटन प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया? शकुंतला हरक सिंह को। वर्ल्ड फूड प्राइज शकुंतला हरक सिंह, दिख गई, ठीक है। टेम्पलेटन प्राइज जैन गुडाल, दिख गए मेरे भाई। यहां पर देखो, जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा श्यामला, क्या नाम था? श्यामला गणेश, इनको दोस्त ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। और यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। आई होप सो यार यहां तक क्लियर होगा, ठीक है? क्लियर है भाई सभी के? नेक्स्ट आगे बढ़ता अगला। Max Bupa Health Insurance has entered into a bank insurance partnership with which bank? Max Bupa Health Insurance ने किस बैंक के साथ? आंसर तो आ गया, ठीक है, ये एडिट करना भूल गए हम,
चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर यहां पर क्लियर है, पीडीएफ में चेंज कर दूंगा। एक्सिस बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस साझेदारी की गई है। इन तीनों बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रैंड मास्टर हु हैज वॉन सर्बिया ओपन इन बेलग्रेड? बेलग्रेड में सर्बिया ओपन जीतने वाले केरल के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, बजरंग पूनिया, मरियप्पन थंगावेलु या फिर नेहाल सरीन? आंसर इज नेहाल सरीन। नेहाल सरीन बेलग्रेड में सर्बिया ओपन जीतने वाले केरल के ग्रैंड मास्टर हैं, मतलब ये केरल से हैं। यहां पर जितने ऑप्शन देखो इंटरेस्टिंग क्यों है और एग्जाम के सवाल क्यों है। एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, और इन दोनों को अभी ओलंपिक जो है, ओलंपिक होने वाला है, ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ये फ्लैग बियरर रहेंगे। फ्लैग बियरर मतलब समझो ध्वज वाहक, ऐसा लेके चलते हैं ना, समझ रहे हो मेरे दोस्त, भारत का ध्वज होगा। तो ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक में फ्लैग बियरर कौन होंगे यहां पर? तो ये एमसी मैरीकॉम रिलेटेड टू बॉक्सिंग, मनप्रीत सिंह रिलेटेड टू हॉकी। क्लोजिंग सेरेमनी पे, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन होंगे? क्लोजिंग सेरेमनी पे फ्लैग बियरर कौन होंगे? तो ये होंगे बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, ठीक है, रेसलिंग से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु की बात कर लेते हैं। ये दोस्त हमारे ओलंपिक रिलेटेड हो गए, ये ओलंपिक रिलेटेड। और जो ये मरियप्पन थंगावेलु है, ये हाई जंप से तो संबंधित है, ऊंची कूद से। और ये दोस्त पैरा ओलंपिक जो रहने वाले हैं, पैरा ओलंपिक, उसमें फ्लैग बियरर होंगे। पैरा ओलंपिक में ये फ्लैग बियरर होंगे, ठीक है। क्लियर इतना सभी के? इतना सभी के क्लियर भाई? एक बार बता दो यस सर। 5 राज्य, उनके मुख्यमंत्री, उनके गवर्नर और उनकी राजधानी, इन पर फोकस करते हैं। ओके, सबसे पहले उड़ीसा की बात करते हैं। भुवनेश्वर कैपिटल, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, आपको एक ही फ्लो में याद रखने हैं। दूसरा, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री का नाम है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है बीपी सिंह बडनौर। ओके। तीसरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और राजधानी है पिंक सिटी जयपुर। ओके। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, प्रेम सिंह तमंग मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम क्या है? गंगा प्रसाद। ओके। लास्ट, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहां पर गवर्नर है। क्लियर गाइस? बनवारी लाल पुरोहित यहां पर गवर्नर। क्लियर? सिंपल है यहां तक। 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है, सीवीसी। नेक्स्ट देखिएगा अगला, 5 राजधानी 5 देशों की। मालडोबा चिसिनाउ लियू, मंगोलिया उलानबातर तुगरिक, मॉन्टीनीग्रो पोडगोरिका यूरो और मोरक्को रबद्दिरम। सिंपल है, मोरक्को रबद्दिरम, मॉन्टीनीग्रो पोडगोरिका यूरो, ठीक है, मंगोलिया उलानबातर तुगरिक और ये दोस्त मालडोबा चिसिनाउ लियू और लास्ट में मोजाम्बिक मपूतो मैटिकल। एक ही फ्लो में याद रखना है, ठीक है, एक ही फ्लो में याद रखना है तीनों को। या तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में जो आ रही है उनको लिखते चलो, उनको याद करते चलो, या तो फिर जो मैं 5-5 करके पढ़ा रहा हूं उनको याद करते चलो। ओके। ये देखो भाई कितना मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुस्कुराने वाली न्यूज नहीं। भाई को बोले चल बेटा तू घर बैठ जा। असल में आईसीसी के जो सीईओ थे वो थे मनु साहनी। इनको यहां पर डिसकंटिन्यूड कर दिया है। इनकी जगह पे जो एक्टिंग सीईओ बन गए हैं उनका नाम है जियोफ एलरडाइस। ओके, जियोफ एलरडाइस नाम याद रखना आपको, जियोफ एलरडिस। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने मनु साहनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और इनकी जगह पे एक्टिंग सीईओ कौन बनाएगा? जियोफ एलरडिस। ओके, जियोफ एलरडिस। क्लियर है? क्लियर दोस्त? चलिए अब जरा देखना, आईसीसी की बात करते हैं। 1909 में बना, ये सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेग बार्कले, रीजन अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ इनको अपॉइंट हुए, न्यूजीलैंड से हैं, चेयरमैन है आईसीसी के। आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे समझो तो आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके विनर का नाम है न्यूजीलैंड और उसमें जो लूजर रहा, लूजर ना वर्ड यूज करते हुए हम लोग रनर अप लिख लेते हैं, इंडिया है ना अपना, इसलिए मेरे भाई। तो इंडिया को हराया था इसने न्यूजीलैंड ने, ठीक है, उल्लू न्यूजीलैंड ने अपने प्यारे भारत को हरा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, T20 वर्ल्ड कप में भाई सब बिछा के इन लोगों को बदला लेंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन ना लो तुम लोग। अब वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें न्यूजीलैंड जीत गया। इसका फाइनल जो रहा था, फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो काइली जैमिसन रहे थे। अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, आईसीसी जो प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड है ना वो भी जल्दी आने वाला है। उसमें भारत की जो
सैफाली वर्मा, उनको नॉमिनेशन भी है। काइली जेमिसन का मेल्स मेन वाले में है, तो देखते हैं किनको मिलता है। जहां तक काइली जेमिसन को मिलेगा और सैफाली वर्मा को मिलेगा, बट फिर भी देख लेंगे किनको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना जो आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप कौन सा वाला, मेंस वाला, इसको कहां पर आयोजित किया रहा है कि यूएई में करा जा रहा है और ओमान में, ठीक है। यहां पर इंडिया होस्ट करा यूएई में और ओमान में, इसको याद रखना, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा, एक वीजे वॉटलिंग, ये नाम और याद रख लेना, वीजे वॉटलिंग न्यूजीलैंड के विकेट कीपर थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। WTC के दौरान उन्होंने विकेट कीपिंग की थी, उससे पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट दे दिया था कि अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं रिटायर हो रहा हूं। पवन सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर इंडियन जूरर फॉर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली बार भारतीय जूरर के रूप में चुना गया है। मेरे लिए सिंपल ये है किनको किस में चुना गया, फर्स्ट एवर वर्ड यूज किया गया, इसलिए मैंने इसको यहां मेंशन कर दिया है। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां जहां फर्स्ट एवर, सारे के सारे जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ऑल आर नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, ऑल आर नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है शायद आपको लगे नहीं यार हम तो सब याद करके जाएंगे, इट इज गुड कि अगर आप करके जा रहे हो, बट फिर भी हाँ मेरी बात समझना, कंपटीशन मतलब होता है फिल्टर लगाना, और फिल्टर मतलब परफेक्ट फिल्टर लगाना। कोशिश किया करो जो फर्स्ट एवर है या कुछ यूनिकनेस है चीज़ों में, वहां पर याद करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोगों ने स्विमिंग रिलेटेड 2 खिलाड़ियों को देखा था, मेल में फर्स्ट रहे, फीमेल में फर्स्ट रहे, वो इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें हर एक स्पोर्ट्स इवेंट रिलेटेड देखने पड़ेंगे। बाकी क्वालिफाई तो अनिर्बन लाहिरी भी कर रहे हैं गोल्फ में, और भी गोल्फ में कर रहे हैं, बट मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि उसमें पहला वर्ड यूज ही नहीं किया गया है। तो जब फर्स्ट वर्ड यूज किया गया उन पर फोकस करके चलना पड़ेगा, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो फेडरल बैंक है उसके जो एमडी और सीईओ हैं उनको बोला बेटा तुम 3 साल के लिए और अपॉइंट किए जाते हो। ये चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, अपॉइंटमेंट तो इंपॉर्टेंट है। और फेडरल बैंक के एमडी श्रीनिवासन, ये नाम याद रखना है, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के फिर दोबारा से एमडी और सीईओ चुने गए हैं, ठीक है। IMF की बात करते 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एमडी का नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ये किस देश से हैं? ये किस देश से जरा बताइएगा। चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है गीता गोपीनाथ, ओके। और मेंबर कितने? 190, और जो 190th मेंबर बना है वो एंडोरा बना है, एंडोरा, एंडोरा, ओके, एंडोरा। ओहो क्या बात है, मन चमक चलो। जरा देखो मेरे भाई, प्रियंका चोपड़ा नहीं, करीना कपूर, ठीक है। करीना कपूर की बात करते, करीना कपूर खान की बात करते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल, विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय जुगरनॉट बुक्स, ओके। तो एक्ट्रेस करीना कपूर खान हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड प्रेगनेंसी बाइबल विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय जुगरनॉट बुक्स। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा इसमें से? सिंपल, किसने पब्लिश किया और बुक का नाम क्या है, और दोस्त ऑथर का नेम क्या है? तो बुक का नेम है प्रेगनेंसी बाइबल, ओके। प्रेगनेंसी बाइबल बुक का नाम है, सामने लिखा हुआ है। और ऑथर का नाम क्या है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, करीना कपूर खान। क्लियर है, करीना कपूर खान, ठीक है, क्लियर, क्लियर है सब में? सर वेरी नॉटी। अरे हर किसी के मन में एक बच्चा है मेरे भाई, ठीक है, खुश रहना चाहिए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें सभी फैकल्टी के सभी एग्जाम के सभी बैचेस कवर होंगे, हर एक स्टेजेस के, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, ओके। अब बढ़ते हैं यहाँ पर। आज हम लोग आज एमसीक्यूज ने पे फोकस नहीं करेंगे, मंडे को हम लोग मोस्टली न्यूज ही फोकस करते तो उस पर करेंगे, बट स्टैटिक्स से शुरुआत करते हैं। 5 स्टेट आपके सामने यहाँ पर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओके। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की बात करते हैं। इसकी 2 कैपिटल हैं, एक समर है और एक विंटर कैपिटल है। जो समर कैपिटल है वो मुंबई है, विंटर कैपिटल नागपुर है। फिर दोबारा सुनना, समर कैपिटल मुंबई है और विंटर कैपिटल नागपुर है, ओके। मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सिंपल है ये। और भगत सिंह कोश्यारी, ये नाम याद रखना कि हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी, ओके। नेक्स्ट मेरे भाई मणिपुर की बात कर लेते हैं, कैपिटल इंफाल है, मुख्यमंत्री का नाम एन वीरेन सिंह है और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है। मेघालय की बात करें, कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री का नाम कॉनराड सांगमा है, सत्यपाल मलिक गवर्नर है, सत्यपाल मलिक, ओके।
मिजोरम कैपिटल आइजोल, जोरमथांगा मुख्यमंत्री। गवर्नर देखो हरिबाबू जी जो हैं बदल गए हैं, ठीक है। मिजोरम के पीएस श्रीधरन पिल्लई साहिब हुआ करते थे, गोवा बिठाल दिया उनको। अब उनकी जगह पे मिजोरम के जो नए गवर्नर बने, इनका नाम क्या है? हरिबाबू। हरिबाबू नाम याद रखना, मिजोरम के न्यू गवर्नर है हरिबाबू। और नेक्स्ट मेरे दोस्त नागालैंड की बात करते हैं, कैपिटल कोहिमा, ठीक है। नेफ्यूरियो मुख्यमंत्री और आर.एन. रवि गवर्नर है। क्लियर गाइस? क्लियर है सभी के? ये देखो एक चीज समझना, मैं पिछले 3 से 4 दिन से 5-5 करके स्टेट करा दिए, 15 हो चुके हैं, ये 5 नेक्स्ट है। आने वाले एक हफ्ते में हम स्टेट प्लस यूटी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बस कोशिश ये करिए कि पैरेलल इनको याद करते चलिए, बजाय ये कि सिर्फ नोट्स में रह जाए, इनको पैरेलल याद भी करते चलना। क्लियर गाइस? यार एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो यार ये मैंने क्यों आज लेकर आया हूं? आज मैं आपको 2 चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, दोनों ही फुटबॉल से रिलेटेड इवेंट है और इंटरनेशनल इवेंट है। कोपा अमेरिका है, एक यूरो है, दोनों कप है। किसने जीता है, किसको हराया है, किसने होस्ट किया है, प्लस नेक्स्ट इवेंट कौन होस्ट करेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फुटबॉल आज है न्यूज में, तो मैं फुटबॉल रिलेटेड ट्रॉफीज ले आया हूं एज अ स्टैटिक, इनको भी पढ़ लेते हैं कहां से 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लास्ट में देखिए सुब्रतो कप, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि यार इट इज इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, कलिंगा कप। ओके, सो कलिंगा कप गाइस इंपॉर्टेंट, संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट, सुब्रतो कप इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इस पर फोकस करना। तो दोस्त देखना यार यहां से शुरू से, बंदोलकर ट्रॉफी, कन्फेडरेशन कप, कोलंबो कप, डीसीएम टूर्नामेंट, डूरंड यार सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीसी रॉय ट्रॉफी, ठीक है, फीफा तो सबको पता, एफए वर्ल्ड कप, कलिंगा रोबर्ट्स कप, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ये सारे जितने भी इवेंट है ना सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करना एक बार अपने पास पूरी लिस्ट कंप्लीट करके रख लो। शायद हो सकता है कि पहली दफा याद ना हो सकता है शायद आपको मैक्सिमम याद हो। हाँ सर हमें रोवर्स कप याद है, संतोष ट्रॉफी याद है, सुब्रतो कप याद है, कलिंगा कप याद है, ये 4-5 याद होंगे, बीसी रॉय ट्रॉफी याद है, ठीक है। देखो 5 तो मुझे भी याद है, फीफा कप, एफए कप हो गया, इसके अलावा कन्फेडरेशन कप हो गया, कोलंबो कप हो गया, डीसीएम बंदोलकर ट्रॉफी हो गया। तो जब मैक्सिमम टाइम आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़ लोगे ना तो चीजें अपने आप याद आती रहेंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। 5 देशों की राजधानी मुद्राएं, माल्टा की कैपिटल है वलेट्टा, करेंसी यूरो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कभी भी देशों की राजधानी याद करेंगे तो आप इस प्रकार करिएगा, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, मतलब 3 चीजों पे आपको एक साथ फोकस करना पड़ेगा, बजाय इसके कि कैपिटल अलग याद करे और करेंसी अलग याद करे। इससे क्या होगा ना ही कैपिटल याद रहती ना ही करेंसी, और दोनों याद भी हो गए तो ये नहीं पता होता किस देश के हैं। तो हमेशा एक फ्लो में याद रखेंगे, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, माल्टा, वलेट्टा, यूरो, माल्टा, वलेट्टा, यूरो, माल्टा, वलेट्टा, यूरो, मार्शल आइलैंड, माजुरो, डॉलर। ओके, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मौरितानिया, नुआकशोत, ओगिया, मौरितानिया, नुआकशोत, ओगिया, मार्शल आइलैंड, माजुरो, डॉलर, माल्टा, वलेट्टा, यूरो, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, करेंसी रुपी, एंड मैक्सिको सिटी पीसो, मैक्सिको सिटी पीसो। क्लियर गाइस? मैक्सिको सिटी पीसो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज पे आते हैं। आज हम लोग विंबलडन ओपन भी पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पढ़ेंगे, फ्रेंच ओपन भी पढ़ेंगे, ओके, कोपा अमेरिका भी पढ़ने जा रहे हैं। इवन एक इंडियन का नेम आया है विंबलडन रिलेटेड, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत कुछ है। 2 क्रिकेटर है जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, एक इंडिया के, एक बांग्लादेश के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर 15th कोपा अमेरिका टाइटल अपने नाम किया। तो ये जो अर्जेंटीना है इसने 15th टाइटल अपने नाम किया। असल में कोपा अमेरिका जो टूर्नामेंट था इसको होस्ट किया है ब्राजील ने, और ब्राजील जो कि मेजबानी कर रहा था, जो होस्ट कर रहा था, उसको ही हार का सामना करना पड़ा। और हार किससे मिली है? ये अर्जेंटीना से। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कोपा अमेरिका टाइटल होस्टेड बाय ब्राजील, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। विनर कौन है? और फर्स्ट रनर अप कौन रहा था? ब्राजील रहा था। और जो अर्जेंटीना का ये टाइटल है, किस नंबर का टाइटल है? 15th टाइटल रहा। अब जरा इसको जरा समझना थोड़ा। यहां पर लिखा हुआ है कि जो 2021 कोपा अमेरिका टाइटल है इसका होस्ट कंट्री कौन सा? ब्राजील। अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो 2024 कोपा अमेरिका है इसको कौन सा देश होस्ट करेगा? तो गाइस इट विल बी होस्टेड बाय इक्वेडर, इट विल बी होस्टेड बाय इक्वेडर। क्लियर है? समझ में आगे? 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक हो सकता है पूछे 2021 का किसने होस्ट किया? ब्राजील ने। 2024 का कौन होस्ट करेगा? इक्वेडर होस्ट करेगा। 2021 वाला जीता किसने? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? ब्राजील को हराया है। बस सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखना मेरे दोस्त, दोनों ही फुटबॉल रिलेटेड है। नेक्स्ट है
यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, दोनों ही दोस्त प्रेस्टिजियस है, ठीक है। यूईएफए जो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसके विनर का नाम क्या है सर? इटली। किसको हराया है सर इसने? तो यहां पर आंसर बनेगा मेरे दोस्त इंग्लैंड था, हाँ यार इंग्लैंड को हराकर। तो सिंपल यहां पर यह है कि यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप होस्ट किसने करी? तो 11 देशों ने होस्ट करी थी। तो फिर तो हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम यहां पर याद रखेंगे यूरोप, होस्टेड बाय यूरोप, यानी कि 11 देशों ने इसको होस्ट किया था। जो 2024 का चैंपियनशिप होने वाली उसको जर्मनी होस्ट करेगा। ओके, जीता किसने है? ये 2021 वाला इटली ने। हराया किसको? इंग्लैंड को। जो फाइनल मैच रहा था वेम्बले स्टेडियम, ठीक है, वेम्बले स्टेडियम जो कि लंदन में रहा था। क्लियर गाइस? ये सिंपल है यार, दिमाग नहीं लगाना है इसमें ज्यादा। ओके अच्छा, एक चीज मेरे को छोटा सा सवाल पूछना था कि आप लोग, जैसा मैं ये बोर्ड से पढ़ा रहा हूं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, या जैसा मैं मेरे दोस्त आराम से बैठ के जैसे पढ़ाता हूं उसमें कंफर्टेबल है? बहुत सिंपल वे में हर तरीके से सोच के मुझे बताइएगा, कंटेंट के फॉर्म में भी हर तरीके से। फिर मैं अपना भी ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा कि मेरे को किस चीज में प्रेजेंटेशन में ज्यादा मेरे को समझ में आ रहा है या ज्यादा चीज लग रही है। बट मैं दोनों चीजें चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग की मैं बोर्ड भी लगवा लूँ, जिससे कि सारी चीजें घर पे भी अगर मैं सेशन करूँ तो कोई दिक्कत ना रहा है, मेरे को हर तरीके से अवेलेबल हो। बट एलएनजी प्लांट है, प्राइवेट एलएनजी प्लांट है, इसको नागपुर में ओपन किया है, नागपुर में इनॉग्रेट किया। और गाइस एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो भाई साहब है नितिन गडकरी जी, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां से लोकसभा सांसद चुने गए थे, वो भी नागपुर है। ओके, वो भी क्या है मेरे भाई? नागपुर है। क्लियर है? अभी यार एक बुक है, ये मोदी जी को एक बुक दी गई, और इस बुक के ऑथर का नाम क्या है और बुक का नाम क्या वो देखेंगे। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इस पुस्तक को लिखा है बलजीत कौर तुलसी जी ने। मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त बुक। अब यार देखो यहां पर तो मोदी जी भी आ गए, तो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट बन गई। और मैंने सैटरडे को आई थिंक वीकली एमसीक्यू कल कराया था, उसमें भी एक बुक पढ़ाई थी आप लोगों को। करीना कपूर खान है, उन्होंने एक किताब लिखी है और डेफिनेटली वो आनी है एग्जाम में, आनी ही है, लिख लेना उसको, सुपर इंपॉर्टेंट। इस पर भी सुपर इंपॉर्टेंट लगा लेना कि बलजीत कौर तुलसी जी ने एक किताब लिखी, इसका नाम है राधा द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला। यहां से यार स्टोरी स्टार्ट होती है विंबलडन ओपन की। ओके, और ये जो विंबलडन ओपन है इसका मेन सिंगल का टाइटल किनके नाम रहा है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच के नाम। सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने विंबलडन ओपन का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है इटली के माटेओ बैरेटनी को हराकर। मेरे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जीता किसने है, हराया किसको गया है। आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। विंबलडन ओपन की बात हो रही है, अच्छा मेन सिंगल की बात हो रही है, जीता किसने है? नोवाक जोकोविच ने। अरे यार इन्होंने तो अभी तक इस साल का ऑस्ट्रेलियन भी जीता है, फ्रेंच भी जीता है और विंबलडन भी जीता है। अब नेक्स्ट होने वाला यूएस ओपन, अगर ये जीत ले तो ये इतिहास रच देंगे यहाँ पर। अभी ये बाकी है यूएस ओपन, इन तीनों को ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन में जो मेंस ओपन है वो किसने जीता है यहाँ पर? नोवाक जोकोविच भाई अपना सर्बिया से है। कहां से मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना, ये सर्बिया से हैं, ठीक है। हराया किनको? मैटियो बैरेटनी, और वो कहां से? इटली से। इटली के मैटियो बैरेटनी को हराकर ये टाइटल इन्होंने अपने नाम किया। किस नंबर का टाइटल है, सारी बातों पे फोकस कर लेते हैं। नोवाक जोकोविच का ये 6th विंबलडन टेनिस टाइटल रहा था। उन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। असल में जो डी जोकोविच हैं, इन्होंने रोजर फेडरर और राफेल नडाल साहब का जो रिकॉर्ड है कि मोस्ट सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल का मेंस हिस्ट्री में, उसमें मेरे दोस्त इन्होंने भी अपना नाम दर्ज करा दिया, इनके बराबर आ गए हैं। टोटल मिलाकर 20 ग्रैंड स्लैम इनके नाम रहे हैं और 6th ग्रैंड स्लैम था। ये इनका किस नंबर का ग्रैंड स्लैम था? 6 नंबर का। क्लियर? क्लियर मेरे भाई, ये क्लियर सभी के, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके अगला देखना। अब यार ये देखिए, मेंस सिंगल वीमेन सिंगल इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो मेंस डबल भी इंपॉर्टेंट है, वीमेंस डबल भी, बट 1% है कि वो एग्जाम में आए, यही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल भी है और कहीं ना कहीं याद करने के लिए कंटेंट अपने लिए इफेक्टिव भी है। बट यार वो थोड़ा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है मेंस डबल और वीमेंस डबल का पूछने का, और थोड़ा और पूछ ले किसको हराया है, फिर तो माशाल्लाह मेरे दोस्त एग्जाम में आगे लगा दे। लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की जो एस्ले बाटी है, आईसीसी ने भी इनको भाई साहब यहां पर बोला है कि बहुत बढ़िया किया आपने। एस्ले बाटी ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है विंबलडन ओपन का, किसको हराकर? तो देखिए कैरोलिना प्लिस्कोवा को, जो चेक गणराज्य की सेज रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इन्होंने टाइटल अपने नाम किया। तो ऑस्ट्रेलियन एस्ले बाटी हैज वॉन 2nd वीमेन सिंगल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग कैरोलिना प्लिस्कोवा ऑफ सेज रिपब्लिक। ये नाम याद रखना गाइज, ये अपने लिए सुपर इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब जरा देखना ये लिस्ट और इंपॉर्टेंट क्यों है।
असल में क्या है कि एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ये 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये दोनों। और जो फ्रेंच ओपन है क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। तो इनमें से कितने ओपन हो चुके हैं? तो ऑस्ट्रेलियन डन, फ्रेंच डन, विंबलडन डन, अभी ये बाकी है अपना। ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट है, यूएस हार्ड कोर्ट है, फ्रेंच क्ले कोर्ट है, विंबलडन अपना ग्रास कोर्ट है। इस बात पे फोकस करेंगे। ओके, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, तीनों में कॉमन बात ये है कि जीतने वाला इकलौता खिलाड़ी है वो है नोवाक जोकोविच। तुम्हारे लिए आसान हो गया। अरे भाई साहब, ये देखो कितना सिंपल हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तीनों जीतने वाले एक ही खिलाड़ी, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो सर इनका नाम है नाओमी ओसाका। ठीक है, फ्रेंच ओपन का जो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है यह है बारबरा। और तीसरा मेरे दोस्त जो विंबलडन ओपन का है ये एस्ले बार्टी। तो यहां पर 3 नाम अलग याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? नाओमी ओसाका, बारबरा, ओके बारबरा, और तीसरा एस्ले बार्टी। और इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, भाई नितिन पटेल सबके लिए काम आएगा, उसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है लाइव वाली, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ओके, बाकी तो आप देख सकते हैं, सबके लिए है वो। अब नेक्स्ट देखो यार, ये भाई साहब अपने लिए इंपॉर्टेंट बन गए क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन है। समीर बनर्जी असल में विंबलडन ओपन जूनियर का मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने अपने नाम कर लिया, अपने ही हमवतन को हराकर। तो भारतीय मूल के अमेरिकन प्लेयर की बात करते हैं, अमेरिकन टेनिस प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन समीर बनर्जी लिफ्टेड हैज वॉन विंबलडन बॉयज सिंगल, विंबलडन जूनियर सिंगल टाइटल विद स्ट्रेट सेट टू विन ओवर विक्टर लिलोव। मतलब कि इन्होंने अपने हमवतन विक्टर लिलोव को हराकर विंबलडन ओपन का जो जूनियर मैन सिंगल टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। इसकी आने की चांसेस इन दोनों से ज्यादा है, इन दोनों से। शायद नोवाक जोकोविच ना पूछे, हो सकता है शायद एस्ले बार्टी ना पूछे, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है समीर बनर्जी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, या समीर बनर्जी हु हैज वॉन दी वीमेंस जूनियर मैन सिंगल टाइटल। तो आंसर इज गाइस समीर बनर्जी। ओके, ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट अगला देखना, ये पंकज सिंह है। जितने भी क्रिकेट प्रेमी होंगे वो तो इनको जानते होंगे पंकज सिंह को। बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन हाँ, इन भारत के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला है, कम खेला है बट हाँ खेला है। तो पंकज सिंह हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। आज के द हिंदू की न्यूज है, कल के द हिंदू की, कि जो ये पंकज सिंह है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले लिया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अजम्पशन लगाए कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में ना आए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, बट ऐसा नहीं है। पीटर सिडल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पूछा गया था, और आईपीएल खेलने वाले एक खिलाड़ी का नाम पूछा गया था, मैं भूल रहा हूं, वो हरफनमौला खिलाड़ी ऑलराउंडर है और शायद वेस्ट बंगाल से हैं। शायद आप लोग इतनी हिंट के बाद बता दोगे। ठीक है, बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेले हैं। तो मेरे दोस्त कोई बता सकता है उनका नाम क्या था जो एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट ईयर ही पूछा गया था? ओनली स्पोर्ट्स? अरे नहीं भाई, ओनली स्पोर्ट्स नहीं, और भी बहुत कुछ है। रजत भाटिया, वेल डन मेरे दोस्त, रजत भाटिया नाम याद रखना क्या है, रजत भाटिया। ओके, नेक्स्ट बांग्लादेश। जैसे अपने भारत में हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट फिनिशर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, वैसे ही अगर हम लोग अभी के वक्त की बात करें तो हमारे पास एक फिनिशर के तौर पर हम देखते तो कौन है, हार्दिक पांड्या। तो बांग्लादेश के हार्दिक पांड्या कहेंगे हम लोग। बांग्लादेश में जो मतलब एक बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह। ओके, इन्होंने रिटायरमेंट लिया सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से। हो सकता है ये पूछ ले महमूदुल्लाह। अब देखो ये ना कहना कि सर ऐसा कैसे पूछ लेगा दूसरे देशों का, पीटर सिडल पूछा ना ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, तो वो पूछता है यार, क्रिकेट रिलेटेड तो पूछता ही है। तो महमूदुल्लाह जो कि बांग्लादेश ऑलराउंडर है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अनाउंसमेंट ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। महमूदुल्लाह क्रिकेटर, पॉइंट नंबर 1, एंड ही इज फ्रॉम विच कंट्री गाइस, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की बात करते, बांग्लादेश की कैपिटल क्या, ढाका, करेंसी टका। भारत की इसके साथ 2 एक्सरसाइज होती है, एक नाम है संप्रति और दूसरे का नाम है बोंगो सागर। ठीक है, एक संप्रति, दूसरा बोंगो सागर। ढाका टका, ढाका इज द कैपिटल, करेंसी इज टका। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं कि इंटरिम एम्बेसडर यूएस के द्वारा बनाए जा रहे हैं भारत में। ठीक है, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जा रहे थे। अब यहां पर यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन साहब, उन्होंने लॉस एंजल्स के जो मेयर हैं, इनका नाम है एरिक
गैरकेटी, इनको यहां पर एम्बेसडर बना दिया भारत में अपना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गॉरसेटी को भारत में राजदूत के पद पर नामित किया है। सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना, यूएस के भारत में राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर यहां पर एरिक गारसेटी, एरिक गारसेटी। क्लियर है? एरिक गारसेटी। क्लियर गाइस? ठीक है, नेक्स्ट अगला मेरे दोस्त, ट्विटर है। असल में है क्या कि अभी एक नया जो आईटी नियम है उसको लागू किया गया है, और नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में जो विफल रहने पर अभी हुआ क्या था, ट्विटर लगातार भारत सरकार के साथ विवादों में चल रहा था। मतलब दोनों के बीच में बड़ी तनातनी चल रही थी। ऐसे इस दौरान आपको पता है कि जो फॉर्मर अपने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं उनके साथ भी थोड़ा विवाद हुआ था। तो ऐसे में यहां पर बोला गया था कि जो नए आईटी नियम है उनके तहत ऐसी कोई भी सोशल मीडिया कंपनी जो 50 लाख से अधिक प्रयोग करता है वहां पर, तो उनको 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की, दूसरी नोडल अधिकारी की, तीसरी शिकायत अधिकारी की। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये भारत के निवासी होने चाहिए। मतलब अगर ये तीनों अपॉइंटमेंट हो गए भारत के निवासी, तो काफी इस चीज को लेकर तनातनी चल रही थी। फाइनली भाई मेरे दोस्त ये है कि इनको झुकना पड़ा, और भाई काम तो करना ही है। ठीक है, तो ट्विटर हैज अपॉइंटेड विनय पारक एज इट्स रेजिडेंट वर्ड यहां पर क्यों यूज किया गया है? रेजिडेंट, क्योंकि वहां पर आईटी जो नियम बनाया गया उसमें लिखा हुआ था कि रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, निवासी होना चाहिए। तो ट्विटर हैज अपॉइंटेड विनय प्रकाश एज इट्स रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो असल में है क्या, अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार दोस्त काफी विवाद चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, वैसे मैं कहता यार नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट अभी के टाइम में ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ग्रीवियंस ऑफिसर। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अगला देखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें, यूपी सरकार भी कुछ लेकर आने वाली है भाई। जनसंख्या वृद्धि जिस प्रकार तेजी से चल रही है, और उन्होंने अपनी एक पॉपुलेशन पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। उसमें ये शायद यही है कि 2 बच्चों की बात की जा रही है कि भाई मेरे को अभी उसको स्टडी करना है, क्योंकि आज द हिंदू में जब मैं पढ़ रहा था उसमें 1 लाइनर फॉर्म में तो मैंने पढ़ लिया था, बट न्यूज में इसलिए फ्रेम नहीं किया। एक बार पढ़ लूंगा और डिटेल में जो पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। और भी स्टेट को करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। मैक्सिमम हम लोग अगर दे सकते हैं तो शायद लिमिटेड लोगों को ही दे पाएंगे, सबको नहीं दे पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी ये है, शायद रिसोर्सेस आप इतनी जल्दी नहीं डेवलप कर सकते हैं, तो कुछ चीजों को जो कर सकते हैं उसमें ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल के तो अलग अलग स्टेट वाइज, असम में भी ऑलरेडी ये है, ये 2 बच्चों से ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, समथिंग लाइक ऐसे करके एक प्रोग्राम भी लास्ट ईयर का था वो। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया है अब। लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट ये कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। और याद रखिएगा, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का विषय क्या है ये आपको बताना है। ओके, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आराम से बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये अपने लिए एक और डे आ गया, नेशनल फिश फार्मर डे। ओके, जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, इन्होंने अभी हाल फिलहाल नेशनल फिश फार्मर डे है इसको सेलिब्रेट किया था 10 जुलाई को, 10 जुलाई को। तो मेरे लिए 2 डे इंपॉर्टेंट हो गए। नेशनल फिश फार्मर डे कब आता है? 10 जुलाई को। और दूसरा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है? 11 जुलाई को। 2 इन पे फोकस करना। अब जब फिश की बात हुई है, यहाँ पर फिश फार्मर्स की बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया था, यार एक बार काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं। गिरिराज सिंह साहब के पास थी, अब किसके पास आ गई है? तो जरा इस पे देखना। अब जो ये कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी मिनिस्ट्री, ये पुरुषोत्तम रूपाला के पास आई है, एंड ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात से राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, इनको फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी मिनिस्टर बनाया गया। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने यहां पर? तो याद रखना है मेरे दोस्त, पुरुषोत्तम रूपाला, राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात, राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर साहब है। असल में अलग अलग स्टेट अलग अलग प्रकार की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं बच्चों के लिए, उन लेडीज के लिए जिन्होंने अपने पति को खोआ है, या उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोआ है, तो उनको मॉनेटरी असिस्टेंस देने के लिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। ऐसे में असम सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जिस योजना को लॉन्च किया है उसका नाम है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। और असम के मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही है। 2.5 लाख रुपए हर एक महिला को दिए जाएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण अपने पति को खोआ है। तो ऐसे में यहां पर चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम किसकी हो गई? तो असम की हो गई। सिर्फ स्कीम पूछा जाएगा, असम की स्कीम हो गई। दूसरा पूछ लेगा शिशु सेवा स्कीम किसकी? असम की है। अरुंधई स्कीम किसकी? असम की। दोनों फेमस है, शिशु सेवा स्कीम, अरुंधई स्कीम अभी रिसेंट में लॉन्च की गई। शिशु सेवा स्कीम, अरुंधई, ये दोनों असम सरकार के हैं। ओके, असम। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट आगे। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन विल सेट अप बंग बंधु चेयर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये पहला बांग्लादेश के ऊपर कोई भी चेयर किसी यूनिवर्सिटी में बनने जा रहा है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश, ओके, जैसे भारत के जो है वो महात्मा गांधी, वैसे ही बांग्लादेश के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब। और बंग बंधु चेयर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन की जाएगी, सेटअप की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने अनाउंस किया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन 1950 में बना। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट विनय है, ठीक है। हेडक्वार्टर और फॉर्मेशन ईयर याद रखना, प्रेसिडेंट तब याद रखते हैं जब नए बने होते हैं, बट फिर भी रीड कर लेना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली 1950 में बना था। और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ये एक बंग बंधु चेयर कहां पर सेटअप करेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट यार, फर्स्ट क्रिप्टोगेनिक गार्डन ओपन इन देहरादून। तो दोस्त पहला, भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन कहां पर खोला गया है दोस्त? तो ये देहरादून में खोला गया है। क्रिप्टोगैम्स रिप्रेजेंट दी नॉन सीड बियरिंग प्लांट। अब नॉन सीड मतलब बिना बीज के, ठीक है, बिना फूल के प्लांट, उनको हम लोग बोलते हैं यहां पर क्रिप्टोगेनिक। असल में ये एक ग्रीक वर्ड है क्रिप्टोगेनिक, और मैं इसका जब अर्थ समझ रहा था तो उसमें बड़े काफी इंटरेस्टिंग वे में यहां पर बताया गया था, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ उसका अर्थ। मैं जब याद कर रहा था उसमें एक चीज था कि अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्रिप्टोगेनिक, क्योंकि मैं सुबह ही पढ़ रहा था इसको। तुम लोग ढूंढ के मुझे बताना, कल एमसीक्यू में समझाऊंगा। क्रिप्टोगेनिक एक वर्ड होता है, ये एक ग्रीक वर्ड होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का मतलब ये होता है, एक शब्द का मतलब ये होता है, उन दो शब्दों से मिलाकर ये बना, जिसमें कि एक फूल रहित हम लोग बोल सकते, बीज रहित बोल सकते हैं प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन ओपन कहां पर हुआ? देहरादून में, ठीक है। फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। क्रिप्टोगैमिक मींस लिखा हुआ हिडन रिप्रोडक्शन रेफरिंग टू द फैक्ट दैट नो सीड नो फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड, ओके। क्रिप्टोगैम्स रिप्रेजेंट द नॉन सीड बियरिंग प्लांट। तो फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहां पर ओपन हुआ? देहरादून में, ठीक है मेरे भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अर्जेंटीना बीट ब्राजील 1-0 टू विन रिकॉर्ड इक्वलिंग 15th कोपा अमेरिका टाइटल। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 कोपा अमेरिका? कल दोस्त, कल से बैठ के ही पढ़ाऊंगा मैं। कल से जो सेशन होगा वो घर से ही होगा। अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 15वां कोपा अमेरिका खिताब जीता। 2024 का कोपा अमेरिका की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान से सुनो जरा। 2024 की जो कोपा अमेरिका की मेजबानी है ना मेरे भाई, वो कौन सा देश करेगा? ये इसका आंसर आपको देना है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बड़ा तरीके से सेट किया गया ये क्वेश्चन। ये तो क्लियर हो गया कि 15th कोपा अमेरिका टाइटल जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता ब्राजील को हराकर। अर्जेंटीना ने जीता ब्राजील को हराकर, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने ये नहीं पूछा है कि 15th कोपा अमेरिका हुआ कहां था। 15th कोपा अमेरिका जो टाइटल रहा मेरे भाई, जो जीता गया यहां पर, या जो भी टाइटल इस वर्ष हुआ वो ब्राजील ने होस्ट किया था। अब जो 2024 कोपा अमेरिका टाइटल, इसे कौन होस्ट करेगा? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर बनेगा। तो आंसर यहां पर बनता है मेरे दोस्त, अरे दादा, ठीक है। आंसर यहां पर बनेगा इक्वेडर। ये जो इक्वेडर है ना, ये 2024 कोपा अमेरिका टाइटल होस्ट करेगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2024 का कोपा अमेरिका कहां पर होने वाला है? इक्वेडर में। उज्बेकिस्तान, सर्बिया, यूनाइटेड स्टेट, हंगरी। अब ये मैं ऑप्शन में क्यों लेकर आया उसको देखिएगा। असल में यहां पर मुझे दो स्पोर्ट्स इवेंट आपको समझाने हैं। एक तो ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। और 2022 की जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली भाई साहब, उन यूनाइटेड स्टेट के ओरेगन में भी, यूजीन में होने वाली है। यूनाइटेड स्टेट के ओरेगन में भी, यूजीन में होने वाली है 2022 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। और 2023 की जो होगी नेक्स्ट ईयर उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये हंगरी के बुदापेस्ट में रहेगी। कहां पर मेरे भाई? हंगरी के बुदापेस्ट में। दोनों चीजें क्लियर हुई? दोनों चीजें क्लियर हुई भाई साहब। ये कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट में, ओके। 2022 का। और 2023 की बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ये हंगरी के बुदापेस्ट में है। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और स्पोर्ट्स इवेंट, आईबा, जो बॉक्सिंग से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुरुषों वाली, आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुरुषों वाली, यानी कि 2021 वाली की बात कर रहे हैं यहां पर, सर्बिया के बेलग्रेड में, ओके। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। और आईवा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो नेक्स्ट होने वाली है 2023 वाली, ये भी पुरुषों की है, मेंस की है मेरे भाई। ये कौन होस्ट करेगा? उज्बेकिस्तान का ताशकंद। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट? सब मजा नहीं आ रहा बैठ के पढ़ी? अरे भैया आज ऐसे देख लो, कल से मेरे दोस्त अपने ब्रश से राधे राधे करेंगे, क्यों परेशान होते हो? कल से मेरे भाई आगरा से ही बैठेंगे, आगरा से ही राधे राधे करेंगे। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए बस समझ लो इतना, थोड़ा कॉपरेट कर लो,
कर लो ना थोड़ा कॉपरेट, ठीक है। मुझे भी मजा ऐसा नहीं आ रहा है, मुझे भी वही आता है उसी तरीके से सिस्टम के यूज टू, 2 साल से वैसे ही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, उस पर आ जाएंगे कल से, कंटेंट भी ज्यादा रहता है, सारी चीजें ज्यादा रहती हैं, बट फोकस करते हैं आज के लिए सिर्फ इतने पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला देखना, तुम्हें सुनना है सिर्फ, कुछ भी ऐसा नहीं नोट करना है। इटली ने अभी यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है, किसको हराकर जीती है? दूसरी बार जीती थी इन्होंने इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड को हराकर इटली ने यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम करी। सवाल यह है 2024 में 2024 में विच कंट्री विल होस्ट? अब 2021 में हुआ है यूईएफए चैंपियनशिप, अब कब होगा? 2024 में होगा। तो 2024 में यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा? इस वर्ष 11 देशों ने किया, यूरोप हमने वर्ड यूज किया था, वहां पर 11 देशों ने मेजबानी करी, लेकिन इस वर्ष अब जो नेक्स्ट होने वाला 2024 में, इसकी मेजबानी कौन करेगा? 2024 में मेजबानी कौन करेगा? ओके, जर्मनी। वेल डन मेरे दोस्त, आंसर बनता है यहां पर जर्मनी। अब ऑप्शन देखिएगा, ओमान, फ्रांस, त्रिनाद टबैको एंड इंग्लैंड। अब जरा एक लिस्ट में आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इसको देखना, ध्यान से समझना। 2 चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, एक रग्बी वर्ल्ड कप और दूसरा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, एक रग्बी वर्ल्ड कप और दूसरा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट है 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप, इसको होस्ट करने वाले देश का नाम क्या है? तो आंसर बनता है मेरे दोस्त फ्रांस। 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? फ्रांस होस्ट करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स ये कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स ये कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसको आयोजित किया जाएगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसको आयोजित किया जाएगा। ओके, और दोस्त कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात करते हैं, इसको कौन होस्ट करा 2023 में? त्रिनाद एंड टबैको के पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया जाएगा। तो 3 देश क्लियर हो गए, फ्रांस, इंग्लैंड, त्रिनाद एंड टबैको। फ्रांस में 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप हो गया, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया इंग्लैंड में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी यूथ वर्ड यूज कर दो, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स ये 2023 में होने वाले हैं। 2021 में होने थे बट 2023 में शिफ्ट कर दिए गए। कहां पर होंगे? त्रिनाद एंड टबैको में। एक याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप, या यूं कहें FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप, FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप, ये पहली बार हो रहा है यहां पर। अंतरराष्ट्रीय ये जो हॉकी महासंघ है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको FIH बोलते हैं, FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप, इसको होस्ट कौन करेगा? ओमान होस्ट करेगा। ठीक भाई, नेक्स्ट आगे 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, नितिन गडकरी इनॉग्रेट कंट्री फर्स्ट प्राइवेट LNG फैसिलिटी प्लांट एट विच सिटी? नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? कहां पर दोस्त, कहां पर किया गया? जरा इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। सेशन कब स्टार्ट हुआ? 12 बजे सेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, आंसर बनता नागपुर। अब जरा देखिएगा, गुजरात के लोथल में कुछ हुआ है, हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी कुछ हुआ है, गुजरात के अहमदाबाद में भी कुछ हुआ है, मध्य प्रदेश के सीहोर में भी, और महाराष्ट्र के नागपुर में भी। नितिन गडकरी साहब का निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। ठीक है, अब जरा देखना एक एक, सारी चीजें आपको सेट मिलेंगी। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बनाई जा रही है। कहां पर? गुजरात के लोथल में। ध्यान रखना, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम गुजरात के लोथल में। जो ये HPCL है, HPCL, इसने पहला ग्रेन आधारित जो एथनॉल प्लांट है, ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में HPCL ने ग्रेन बेस्ड एक एथनॉल प्लांट लगाया है। गुजरात के अहमदाबाद में मोदी जी के द्वारा, ठीक है, जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की स्थापना की गई। काय की काइजन एकेडमी और जैन गार्डन की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में मोदी जी के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर, नेशनल मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर सुपर इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के सीहोर में। और दोस्त एक और ऑप्शन यहां पर आ गया है, यहां पर बेंगलुरु के कर्नाटक में अपने तरीके का पहला एनिमल वेलफेयर वॉर रूम बनाया गया। ऑप्शन में नहीं था बट कोई दिक्कत नहीं, आ गया है। बेंगलुरु के कर्नाटक में अपने तरीके का पहला एनिमल वेलफेयर वॉर रूम बनाया गया। क्लियर गाइस?
एक बार जरा सेशन को लाइक कर दो, यहां तक क्लियर है तो। यहां तक एक बुक जिसका नाम है रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी इज पेन्ड बाय हुम। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं। बुक का नाम है द रामायण ऑफ श्री गोविंद सिंह जी। द रामायण ऑफ श्री गोविंद सिंह जी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई ये है बलजीत कौर तुलसी जी। बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा किताब लिखी गई, इसका नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसके अलावा ऑप्शन देखिए जरा, आरपी गुप्ता, अभिनव कीर, एन एम हामिद अंसारी एंड पवन सी लाल। पवन सी लाल, ठीक है। ये ऑप्शन बता सकते हो इसका आंसर? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे टाइम पे एसी में क्या हो जाता भाई। चलो ठीक है, टेक्निकल टीम सुन पा रहे तो भाई कुछ ठंडक वंडक लाओ मेरे भाई, बड़ी स्थिति गड़बड़ चल रही है, और टेम्परेचर सेट करो। आंसर की बात करें यहां पर जरा देखना, एक बुक को पवन सी लाल ने एक बुक लिखी है, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। मतलब इसकी आने की उम्मीद तो मैं बोल सकता हूं 100% है। ओके, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। इस पुस्तक के ऑथर का नाम है पवन सी लाल। एम हामिद अंसारी, बाप रे बाप क्या नाम मेरे दोस्त, मतलब फेमस पर्सन। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट है। आरपी गुप्ता, टर्न अराउंड इंडिया, सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी, याद रखना आप लोग। द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड। अभिनव कीर इस पुस्तक के ऑथर का नाम है। ठीक है, क्लियर क्लियर दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल, अब जरा देखिए, सर्बियन, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएस, समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएस, चार थे। ऑस्ट्रेलियन नोवाक जोकोविच ने जीता मेन सिंगल। ऑस्ट्रेलियन के अलावा फ्रेंच नोवाक जोकोविच ने जीता है, और इस वर्ष मेरे भाई विम्बलडन भी नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया है मेन सिंगल का टाइटल। सवाल यह है कि ये जो टाइटल है इनका टोटल मिलाकर किस नंबर का ग्रैंड स्लैम है? टोटल मिलाकर किस नंबर का ग्रैंड स्लैम है? ये भाई साहब सर्बिया से हैं, और इन्होंने इटली के माटियो बैरेटनी को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। और यहां पर आंसर बनता है दोस्त 20वां। ओके, तो याद रखना उन्होंने 20वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी के बराबर रिकॉर्ड अपना मतलब उनका ये टोटल मिलाकर 6th विम्बलडन टेनिस खिताब था। अगर सिर्फ विम्बलडन की बात करते हैं तो यहां पर उनका ये 6th विम्बलडन टेनिस टाइटल था। बट अगर हम लोग ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इट वाज 20th ग्रैंड स्लैम ऑफ नोवाक जोकोविच। ओके, क्लियर, डन। नेक्स्ट अगला, एशले बार्टी हैज वॉन दी वीमेन सिंगल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग दी कैरोलिना प्लिस्कोवा ऑफ चेक रिपब्लिक। ये मोहतरमा किस देश से हैं? यानी कि जो ये एशले बार्टी हैं ये किस देश से हैं? एशले बार्टी ने, अब देखो विम्बलडन ओपन का वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर, चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। अब दोस्त ये जो हम मोहतरमा है ये किस देश से हैं? शी इज फ्रॉम विच कंट्री? ये किस देश से है? आंसर बनता है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। अब मैंने कुछ ऑप्शन सोच कर रखे हैं यहां पर, कुछ सोच कर आंसर देना इसका। वैसे यहां पर देखो ये था तरीका कि न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी, बांग्लादेश भी है, वेस्ट इंडीज भी है, तो क्यों ना आईसीसी रिलेटेड स्पोर्ट्स इवेंट कर लेते हैं। अब आईसीसी रिलेटेड स्पोर्ट्स इवेंट देखना, जो आईसीसी का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 वाला, इसे अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा। और दोस्त 2022 का जो आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप है ये 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप है, वनडे ओडीआई जिसको बोलते हैं, वनडे इंटरनेशनल, ये न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। महिलाओं वाला 2022 में होगा, न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। पुरुषों वाला 2023 में होगा, जिसे अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा। अब आते हैं यहां पर दोस्त, ये वाला देखिएगा, ये है आपका अंडर 2020 T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में अगर शुरुआत करें पुरुषों की तो बैक टू बैक होने वाले हैं, 2021 में होगा, 2022 में होगा। 2021 वाला इंडिया होस्ट कर रहा है, बट यूएई और ओमान में मैच कराए जा रहे हैं कोविड के चलते। और 2022 का जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, ठीक है। और 2023 में भी T20 होगा, लेकिन वो वीमेंस का होगा, और इसका होस्ट कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। तो तीनों ही क्लियर होने चाहिए आपके, 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप क्लियर होना चाहिए, और T20 वर्ल्ड कप क्लियर होना चाहिए। और ये आ गया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें महिलाओं का पहली बार हो रहा है। ये जो महिलाओं वाला वर्ल्ड कप है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार हो रहा है। 2021 में होगा, बांग्लादेश होस्ट करेगा ढाका टक्का। 2022 में होगा आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, और इसे होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज अंडर 19। क्लियर। T20 वर्ल्ड कप ओमान एंड यूएई 2021, 2022 मेंस वाला ऑस्ट्रेलिया, 2023 वीमेंस वाला यहां पर
साउथ अफ्रीका। ओके सर बैठकर समझ नहीं आता, सर बैठकर ऐसे समझ नहीं आता, सर बैठकर ऐसे समझ नहीं आता। ओहो, तो बैठकर फिर कैसे समझ आता मेरे भाई, बता दे यार कैसे समझ में आता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन टेनिस प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड, जो भी ऑप्शन में चल रहा है वो भी पढ़ाने वाले हम लोग, पढ़ेंगे बहुत है कुछ। व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन टेनिस प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिफ्टेड विंबलडन बॉयज टाइटल विद अ स्ट्रेट सेट विन ओवर कैम्प्रॉइट विक्टर लिलोव। कहने का मतलब यह कि भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्होंने अपने हमवतन विक्टर लिलोव को हराकर विंबलडन का जो, ये नहीं विंबलडन अभी जो ओपन है ग्रैंड स्लैम, इसका वॉइस सिंगल टाइटल अपने नाम किया है। तो इस भाई का जो नाम है मेरे दोस्त वो है समीर बनर्जी। क्या नाम है यहां पर, समीर बनर्जी। ये नाम सबको पता होना चाहिए, समीर बनर्जी। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन जेपी मोहपात्रा, कुलदीप सिंह, टीवी नरेंद्र और एके मिश्रा। अभी रिसेंट के ये अपॉइंटमेंट है, रिसेंट के ना, देख लेते हैं एक बार जरा। जो यहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है एनएचआरसी, इसके जो चेयरपर्सन बने इनका नाम है एके मिश्रा। ओके, एके मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया। टीवी नरेंद्रन को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, सीआईआई का, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया। ओके, कुलदीप सिंह साहब की बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के तो है ही हैं, लेकिन इसका एडिशनल चार्ज दिया गया इनको। मतलब ये जो कुलदीप सर है ना, ये दोस्त आपके सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, बट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कार्यप्रभार या यूं कहें एडिशनल चार्ज दिया गया। सीबीडीटी के जो चेयरमैन थे पीसी मोदी रिटायर्ड हो गए, अब उनकी जगह पर ऑफिशिएट कौन, मतलब यूं कहें कि टेम्परेरी इंटरिम कौन हेड बनाए गए हैं, तो वो यहां पर जो बने सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी मोहपात्रा। जेबी मोहपात्रा, क्लियर, जेबी मोहपात्रा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which राजस्थान क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। राजस्थान के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो अपना आंसर है यहां पर पंकज सिंह ने। अब यार आप कहोगे सर ये तो बच्चा बता देगा, आपने वीजे वॉटलिंग न्यूजीलैंड का नाम रख दिया, ये भी रिटायर्ड हुए अभी। तिसारा परेरा श्रीलंका के, इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया। केविन ओब्रायन ये आयरलैंड के हैं, इन्होंने भी अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया। पार्थिव पटेल ये भारत के मेरे दोस्त, तो इन्होंने भी अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को बोल दिया, रिटायरमेंट ले लिया। ये इसलिए रख दिया क्योंकि रिसेंट के हैं, पिछले 2 महीने के अंदर के हैं। केविन ओब्रायन ये तो पिछले महीने का, तिसारा परेरा पिछले से पिछले महीने का, वीजे वॉटलिंग ये न्यूजीलैंड से, ये तिसारा परेरा श्रीलंका से, केविन ओब्रायन ये आयरलैंड से, और पार्थिव पटेल पंकज सिंह ये अपने भारत से हैं। और पंकज सिंह की बात करते तो ये राजस्थान से है। कोई बता सकता पार्थिव पटेल कहां से, सिर्फ इतना बता दो, क्या ये गुजरात से है कि नहीं है, क्या भैया ये गुजरात से है कि नहीं, एक बार बताना, क्या ये गुजरात से है कि नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल, महमूदुल्लाह हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। महमूदुल्लाह ने टेस्ट से संन्यास लेने का फैसला किया, वह किस देश से हैं, आंसर है यहां पर बांग्लादेश से। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, इन ऑप्शन को सेट मैंने क्यों किया है, हम लोग अब एग्जाम आने वाला है तो एक एक करके इस वाले पॉइंट पे भी फोकस करने वाले हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है। यूएस से रिलेटेड भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, युद्ध अभ्यास, ठीक है, वज्र प्रहार, तीसरा मेरे भाई कोप इंडिया, चौथा टाइगर ट्रंप। ओके, ये यूएस के साथ है। अब आते हैं यहां पर यूके के साथ। यूके के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष। अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्र धनुष। ओके, ये भारत की किस देश के साथ एक्सरसाइज है, तो याद रखना यूके के साथ जो भारत की एक्सरसाइज है वो ये है, अजय वॉरियर, कॉनकन, इंद्रधनुष। यूएस के साथ जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर मेरे दोस्त, एक और नाम आता है जापान के साथ, ये क्लियर, ये क्लियर। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी है, बांग्लादेश के साथ सर एक एक्सरसाइज का नाम है संप्रति और दूसरे का नाम है बोंगो सागर, संप्रति और बोंगो सागर।
कल से देख लेना बैटिंग क्या होगी मेरे भाई, तैयार हो जाना, ठीक है। और जापान के साथ कौन कौन सी आती, जापान के साथ कौन सी है, जापान 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 यार स्किप कर गया मैं, जापान के साथ कौन सी है, सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री, ठीक है, धर्म गार्जियन, जिमेक्स और सहयोग काइजन, सहयोग काइजन, ओके। फ्रांस के साथ कौन कौन थी, शक्ति, वरुण और गरुण, शक्ति, वरुण, गरुण और डेजर्ट नाइट, यही एक्सरसाइज रही थी, ठीक है, यही एक्सरसाइज रही थी, शक्ति, वरुण, गरुण, डेजर्ट नाइट, ये सारी किसके साथ एक्सरसाइज रही थी मेरे भाई, फ्रांस के साथ। तो आई होप सो क्लियर होगा, जहां पर जितनी भी मैंने एक्सरसाइज लिखी, जापान के साथ, बांग्लादेश के साथ, यूएस, यूके और फ्रांस के साथ, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला सवाल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया, सिंपल है यार, ओहो ये हाँ 11th ऑफ जुलाई, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। अब यार देखो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 10 जुलाई, अब तक जुलाई में जितने भी डेज आए उनकी लिस्ट कंप्लीट करते हैं। 1 जुलाई को कौन सा डे था, नेशनल सीए डे, इसी दिन जीएसटी डे भी याद रखना, डॉक्टर्स डे भी याद रखना और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। तो डॉक्टर्स डे, नेशनल सीए डे मेरे भाई, ठीक है, जीएसटी डे हो गया, ये सारे के सारे डे आपके कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, 1 ऑफ जुलाई को, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल सीए डे, जीएसटी डे, एसबीआई डे, एसबीआई की स्थापना भी तो इसी दिन हुई थी, और 2 ऑफ जुलाई को है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ओके, विश्व खेल पत्रकार दिवस बोलिए, या इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो दोनों में कैसे भी लिखा जाएगा, आपको टिक करना है। 2 जुलाई, 4 जुलाई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 10 जुलाई को कौन सा आता है, नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस, नेशनल फिश फार्मर डे। और 11th ऑफ जुलाई को आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्लियर है, कल ही पढ़े थे हम लोग ये दोनों डे, नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस, ये 10 जुलाई को, और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस किया जाता है, ओके। क्लियर भाई, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा आज कितना डे, क्या डे है, 13 है। कल 12 जुलाई को क्या था, 12th ऑफ जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, 1982 में 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को नाबार्ड का फाउंडेशन डे आता है, ये भी ऐड कर लेना, नाबार्ड फाउंडेशन डे 12th ऑफ जुलाई। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू करी है। कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है, कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम, सिंपल है यार, असम के द्वारा, असम के द्वारा। अरुणोदय स्कीम भी इसी ही की है, अरुणोदय स्कीम, शिशु सेवा स्कीम भी इसी की है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, शिशु सेवा स्कीम असम की, अरुणोदय स्कीम असम की है। बिहार ने भी अभी बैक टू बैक 2 योजनाएं लॉन्च करी थी, महाराष्ट्र ने भी योजनाएं लॉन्च करी है, तेलंगाना का भी है एक स्काई प्रोजेक्ट समथिंग करके, और उड़ीसा का भी है। जरा एक बार लिस्ट को देख लेते हैं। तो बिहार रिलेटेड क्या है मेरे भाई, HIT कोविड एप्लीकेशन बिहार की है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार की है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना ये दोनों बिहार की हो गई, HIT कोविड एप्लीकेशन बिहार की हो गई। महाराष्ट्र की महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना, शिव भोजन योजना, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ठीक है, 3 प्रोजेक्ट हो गए। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र है, शिव भोजन महाराष्ट्र है, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र की है। तेलंगाना की बात करते हैं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये तेलंगाना का प्रोजेक्ट है। और रायतू बंधु फेमस योजना है मेरे भाई, ये भी आपकी तेलंगाना सरकार की है। किसकी दोस्त, तेलंगाना सरकार की। उड़ीसा की बात करते हैं, अखंके प्रोग्राम, सनहटी प्रोग्राम, मो छत्र भसा कालिया आशीर्वाद, यह भी हाल फिलहाल लॉन्च किया गया। और गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। इसके अलावा आशीर्वाद प्रोग्राम, अखंके प्रोग्राम, मो छत्र भाषा प्रोग्राम और मेरे भाई सनहटी प्रोग्राम, ये सारे के सारे आपके उड़ीसा सरकार के हैं, ओके। नेक्स्ट, द इंडियन स्टैटिक पे आते, फिर आज की न्यूज पे आएंगे। 5 देशों की राजधानी मुद्राएं, राजधानी, 5 स्टेट के राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर। महाराष्ट्र की बात करते हैं, फोकस करें, कैपिटल मुंबई समर, विंटर दोस्त नागपुर, उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री दोस्त
यहां पर एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, और जो यहां पर कैपिटल है वो दोस्त आपकी इंफाल है। क्या है दोस्त? यहां पर इंफाल कैपिटल है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा, सत्यपाल मलिक गवर्नर है। मिजोरम के नए बने गवर्नर हरि बाबू, मुख्यमंत्री जोरमथांगा, कैपिटल आइजोल। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफियो रियो, आर एन रवि यहां पर गवर्नर है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो फुटबॉल कल पढ़े थे, आज फिर दोबारा फुटबॉल पढ़ रहे हैं, और मैं आशा करता हूं इसमें कुछ याद होगा। रोबर्ट्स कप याद हो गया, डूरंड कप याद हो गया, संतोष ट्रॉफी याद हो गई, ठीक है दोस्त, ये सुब्रतो कप याद हो गया, एफए कप याद हो गया, कन्फेडरेशन कप याद हो गया। तो ये सारे किससे रिलेटेड? फुटबॉल से। बंदोलकर कप याद हो गया, इतने तो मुझे भी याद हो गए हैं, ठीक है। बंदोलकर ट्रॉफी, कन्फेडरेशन कप फुटबॉल, कोलंबो कप, डीसीएम टूर्नामेंट, डूरंड कप फेमस है मेरे भाई, बीसी रॉय ट्रॉफी, ओके, फीफा वर्ल्ड कप तो है, एफए कप, कलिंगा कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ऑल आर रिलेटेड टू फुटबॉल, ऑल आर रिलेटेड टू फुटबॉल। क्लियर? ऑल आर रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है। आप इनको इग्नोर करो, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना इग्नोर, इग्नोर नहीं कर सकता। डिजिटल बोर्ड अच्छा है तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 देशों की राजधानी मुद्रा अब तो याद हो गई होंगी। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी पेसो, ठीक है। मॉरिशस पोर्ट लुइस रुपी, मॉरिटानिया नोआक्शोत करेंसी ऑगिया, नोआक्शोत कैपिटल करेंसी ऑगिया। ये मार्शल आइलैंड माजुरो करेंसी डॉलर, मार्शल आइलैंड कैपिटल माजुरो करेंसी डॉलर। और माल्टा वलेट्टा यूरो, माल्टा वलेट्टा यूरो, माल्टा वलेट्टा यूरो, मार्शल आइलैंड माजुरो करेंसी डॉलर, ठीक है। मॉरिटानिया नोआक्शोत ऑगिया एंड मॉरिशस पोर्ट लुइस रुपी, मैक्सिको मैक्सिको सिटी पीसो। ये तो 5 देश हैं, ये आपको बिल्कुल याद ही होंगे, कंठस्थ होंगे। अब हरियाणा ने क्या किया है कि जो खेलो इंडिया गेम्स 2021 में होने वाले 2022 में शिफ्ट कर दिया। अब समझो जरा कौन कौन से गेम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ओके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, इसका होस्ट जो स्टेट था दैट वाज हरियाणा। हरियाणा के कहां पर हो रहा है ये? पंचकुला में, पंचकुला में। और ये खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है कर्नाटक के बेंगलोर में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इसमें ये तो हो चुका है, इसको मेडल टैली में जो टॉप पर रहा है ये जो जम्मू कश्मीर था, ये वाला डन हो चुका है इस साल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर हो? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इट विल बी 2nd एडिशन। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इट विल बी 4th एडिशन। ये कौन सा संस्करण होगा मेरे भाई? ये 4था संस्करण होगा। 4था संस्करण कहां पर होगा? हरियाणा के पंचकुला में। अब इसका दोस्त पहला, दूसरा और तीसरा संस्करण कहां पर हुआ था? फर्स्ट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये एसएससी का क्वेश्चन बन जाते, बैंक में भी पूछ सकता है। दूसरा जो रहा था ये पुणे में रहा था, पुणे में। और जो तीसरा रहा था, तीसरा वाला, ये दोस्त गुवाहाटी में रहा था, गुवाहाटी, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण, ये जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन, इट वाज हेल्ड इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में रहा था। और ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसका जो 2nd एडिशन है ये जो हुआ है, लेकिन पहला भी मेरे दोस्त यहीं पर ही रहा था, पहला भी यहीं पर रहा था। ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना, बोलानू फेस्टिवल मेरे भाई, ठीक है। तो फेस्टिवल की बात आती है तो अपन तो ठीक है मेरे भाई बस डांस करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर याद रखो दोस्त, ये अलग तरीके के फेस्टिवल होते हैं, अलग तरीके के सेलिब्रेशन होता है। कुछ हो सकते हैं कि कुछ लोग इसे सेलिब्रेट करते हो, कुछ तबका इसे सेलिब्रेट करता हो, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तेलंगाना में एक उत्सव मनाया गया, इसका नाम क्या है? बोनालू, 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 ओके, बोनालू, याद रहेगा। इमेज देखिए कितनी प्यारी लग रही है मैडम, ठीक है। तो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया। अब ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है आपके पास जो फेस्टिवल करंट अफेयर्स का पार्ट रहे हैं। फ्लैमिंगो फेस्टिवल, इसे देखो आंध्र प्रदेश, फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहां है? आंध्र प्रदेश। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात। तीसरे नंबर पे फगली और लोसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश है, ओके। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल और देखो मोत्सुमोंग फेस्टिवल नागालैंड। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। लिस्ट को देखिएगा जरा। ओनम मकर विलक्कू केरला, ओनम मकर विलक्कू केरला, ओके। आदि पेरकू आदि मानसून पोंगल फेस्टिवल ये तमिलनाडु। थाई पूसम तमिलनाडु। ये सारे वो हैं जो मैं कंपाइल करें आपके लिए, करंट अफेयर्स बेस्ड जो रहे पिछले 1 साल से 1.5 साल से। सानी प्यारची पुडुचेरी और गंगौर, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन रहा था, राजस्थान, ठीक है। रज पर्व उड़ीसा अभी सेलिब्रेट किया गया है,
नुआखाई उड़ीसा छत्तीसगढ़, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, चापचरकूट फेस्टिवल मिजोरम, लुई नगाइनी श्री लिली फेस्टिवल लाइहरोबा मणिपुर, चेरी ब्लॉसम मेघालय, चेरी ब्लॉसम माओ एक जगह मणिपुर में, ओके। पंग लहापसुल सगा दावा सिक्किम, नमस्ते ओरछा चिली तानसेन समारोह मांडू खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है भाई? क्लियर इतना सभी के? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मलाला डे, मलाला यूसुफजई जिनको कि नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, तालिबान ने इनको शूट कर दिया था, ओके। और भाई अलग अलग तरीके फतवा जारी करते हैं कि भाई महिलाएं नहीं जाएंगी, बच्चियां नहीं जाएंगी पढ़ने के लिए, बाहर नहीं निकलेंगे। तो उस तरीके से अभी तो देखिए क्रिटिकल सिचुएशन अफगानिस्तान में, जैसे यूएस ने अपनी फोर्स को विड्रॉ किया है तो उन्होंने अफगानिस्तान का जो कांधार है उस पर भी कब्जा कर लिया। एक तरीके से देखें तो वक्त दूर नहीं कि अफगानिस्तान पूरा उन्हीं के अंडर में होगा क्योंकि जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखिए आगे चल के कितनी क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली है वो एक अलग बात है, बट अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये डे, वर्ल्ड मलाला डे। और ये 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व मलाला दिवस। ये किनके लिए, किनको सम्मानित करते हुए ये है, तो मलाला यूसुफजई जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, पाकिस्तान से हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है सैयद ओस्मान अजहर, सैयद ओस्मान अजहर मखसूसी, इनको दोस्त कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है ना, ये हैदराबाद, एक स्टार्टिंग करते हैं, देखो कितना शानदार ये शब्द आ गया है, ठीक है। एग्जामिनर ना बहुत तेज दिमाग का है, अगर एग्जामिनर अपने पे आ जाए ना तो 40 के 40 क्वेश्चन से उठने ना दे, अगर 50 के 50 क्वेश्चन उठने ना दे, अगर वो अपनी पे आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि मैं पढ़ाया हुआ ही दूंगा, लेकिन पढ़ाए हुए में बहुत डिटेल में दूंगा। कैसे घुस गए पूछेगा, भाई साहब कहां से हैं, तो ये हैदराबाद से, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हंगर एक्टिविस्ट सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को, जिन्होंने कि बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल हैं जिनको कि कहीं ना कहीं ऐसे कोविड वक्त की भी बात कर ले मेरे दोस्त, खाना वगैरह खिलाया, तो ऐसे में उनका जो फूड ड्राइव है, हंगर हैज नो रिलीजन, क्या शानदार शब्द दिया, टाइटल है हंगर हैज नो रिलीजन, ओके। इसके तहत उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें खाने की जरूरत है, ऐसे में उनको फीडिंग की होगी, तो इसीलिए उनको यहां सम्मानित किया गया यूके के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। हम हर साल इसको पढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। इससे सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को सम्मानित किया गया। तो हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, जो कि अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको हाल ही में यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ओके। ऐसा लगता है न्यूज एंकर बना, वो कौन है, अंजलि ओम कश्यप है, क्या नाम है ना आज तक पे। तो मेरी मम्मी देख रही थी उनको, तो कहती हैं आशीष यू शुड ट्राई, तुझे ये करना चाहिए। मैंने कहा ओ माय गॉड, वो करना चाहिए। मैंने कहा वहां फेक लोग ज्यादा है, मैंने कहा यहाँ रियल लोग ज्यादा है, ठीक है। हंगर हैज नो रिलीजन, हो सकता है शायद ये पूछ लेंगे फूड ड्राइव का नाम क्या है, हंगर हैज नो रिलीजन, एग्जामिनर है कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। क्लियर दोस्त, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाम एक बार फटाफट से शेयर कर दो जिन्होंने भी सेशन को शेयर नहीं किया है। हरियाणा हैज डेफर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू 2022, मतलब हरियाणा डेफर कर दिया कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसको कब आयोजित किया जाएगा, बजाय 2021 के इसको 2022 में आयोजित किया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये किस नंबर का एडिशन है, किस नंबर का ये एडिशन है मेरे भाई, किसी को आइडिया, किसी को आइडिया किस नंबर का ये एडिशन है? ओके, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, 4th एडिशन। कल ही मैंने आप लोगों को ये बताया था, कुल मिलाकर ये 4था संस्करण है। असल में जो पहला संस्करण रहा था, पहला ये नई दिल्ली में रहा था, सेकंड एडिशन जो रहा था इसका सेकंड एडिशन ये पुणे में था, थर्ड एडिशन गुवाहाटी में रहा था, इसको याद रखिएगा गुवाहाटी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ओके। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये भी हम लोगों ने देखा था कर्नाटक के बेंगलुरु में, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहां पर मेरे भाई? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। एक बहुत छोटा और इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोग बता दोगे, नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है? नए खेल मंत्री कौन है? फटाफट बताइए मेरे भाई, न्यू खेल मंत्री कौन है? नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है? हरी अप गाइस, फटाफट आंसर चाहिए यार, 10 से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए कि नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? इससे पहले किरण रिजिजू साहब थे, किरण रिजिजू साहब। अब किनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया?
वेल डन यार, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। और एक बात और याद रखनी है आपको कि जो अनुराग ठाकुर है, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? हमीरपुर, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद है अनुराग ठाकुर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, प्लस इसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कहो या सूचना प्रसारण मंत्री कहिए या यूं कहें खेल मंत्री कहिए, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज लिंक कर रहा हूं, जब ये किरण रिजिजू साहब खेल मंत्री नहीं रहे तो अब ये क्या रहे? मतलब अब इनको कौन सा मंत्रालय दे दिया गया किरण रिजिजू साहब को? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, मतलब कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं किरण रिजिजू। इनका निर्वाचन क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल वेस्ट इनका निर्वाचन क्षेत्र बनेगा। आशा करता हूं दोनों मंत्रियों के मंत्रालय और तीसरा उनका निर्वाचन क्षेत्र, तीनों चीजें क्लियर होंगी। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि 4 न्यू गेम्स हैं जिनको कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया था, ठीक है? तो वो 4 जो नए गेम थे उनका नाम क्या था? ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक गटका देखा था, एक थांगता देखा था, गटका गटका, ठीक है, दूसरा थांगता था, थांगता, तीसरा था मलखम, ये याद रखना मलखम, मलखम, और चौथा रहा था कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू। जितनी पीडीएफ है ना आपको मेरे भाई आज मिल जाएंगी, गटका, थांगता, मलखम, कलारी पयट्टू। क्लियर? अगला देखिए नेक्स्ट, हु हैज वॉन आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फॉर जून इन मेंस कैटेगरी? तो पुरुषों में जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता है? यार ये तो ना मुझे सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो बैक टू बैक यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आईसीसी ने क्या किया कि जो भी क्रिकेटर होते हैं जो बढ़िया खेल रहे हैं उन सभी के लिए क्या किया है कि मंथली अवार्ड चुना है कि जो भी खिलाड़ी खेलेगा बढ़िया, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उनको हम लोग यहां पर सम्मानित करेंगे। अब यहां पर सम्मानित करने के लिए अलग अलग महीने में खिलाड़ियों को चुना गया। अब असल में जो जून महीने में चुना गया खिलाड़ी है उनका नाम है डेवॉन कॉनवे, डेवॉन कॉनवे। बुनालू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में बुनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था? आज तो फिर भी मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को थोड़ा कनेक्शन कम दिख रहा है क्वेश्चन के साथ, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी मैं 100% दूं क्योंकि थोड़ा टाइम कम था, रात को 2 बजे ही मैं आ पाया था। आपको पता गुड़गांव से आने में कम से कम 5 घंटे तो लगते हैं, इसलिए मेरे भाई यहां से कम ही वक्त में पीपीटी प्रिपेयर कर पाया हूं। लेकिन कल से तो मैं और बोल रहा हूं ताबड़तोड़ बैटिंग करूंगा कल से। तो जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनसे गुजारिश है मेरे भाई लाइव सेशन में प्लीज जुड़िएगा, ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू करनी है कल से। आज का सेशन भी मजेदार है, अभी देखिए तो सही आगे। अब यहां पर देखते हैं मेरे भाई कि ये जो बुनालू फेस्टिवल है ये कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है? तो आंसर बनता है तेलंगाना। तेलंगाना ने बुनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। पुडुचेरी ने अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, इसका नाम है सानी पे आरची, सानी पे आरची, सानी पे आरची। असम ने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, इसका नाम था बिहू, बिहू, बिहू। ओके, एक फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है और काफी दफा वो एग्जाम में पूछा भी गया, गंगौर, गंगौर। ओके, इसको नाम याद रखना आप लोग, गंगौर। तो गंगौर राजस्थान का हो गया, बिहू असम का हो गया, सानी पियारची ये पुडुचेरी का हो गया। लास्ट केरल की बात करते हैं, फेमस फेस्टिवल केरल का ओनम, 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 ओनम। और एक है मकर विकलक्कू, मकर वेलक्कू, मकर विलक्कू। तो ओनम फेस्टिवल, मकर विलक्कू फेस्टिवल ये केरल हो गया, राजस्थान गंगौर हो गया, तेलंगाना बुनालू फेस्टिवल हो गया, असम का बिहू फेस्टिवल हो गया और ये पुडुचेरी का सानी पियारची हो गया। इसके अलावा और भी जो तुम लोगों को याद हो कि सर ये रिसेंट के रहे हैं, तो उड़ीसा का एक फेस्टिवल रहा था रज पर्व, इसका नाम क्या मेरे भाई? रज पर्व। ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, एक तेलंगाना रिलेटेड एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसका अभी इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई, मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई, और इसके लिए इसने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया था। ठीक है, इसको कंसीव कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मेडिसिन फ्रॉम स्काई, बस इतना याद रखना, मेडिसिन फ्रॉम स्काई किसका प्रोग्राम है? तो ये तेलंगाना का एक प्रोग्राम है। ठीक है, तेलंगाना का। तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है? तेलंगाना के गवर्नर का नाम है सौंदरराजन। ओके, सौंदरराजन, तमिलई से ही सौंदरराजन, तमिलई सही सौंदरराजन। और ये दोस्त पुडुचेरी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।
कहाँ की? पुडुचेरी की भी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसको याद रखेंगे। ओके, ये सिंपल है दोस्त। तेलंगाना रिलेटेड एक और चीज याद रखना, इसका अभी एक प्रोग्राम है, इसका नाम है रैव अप। ओके, तो ये किसके लिए है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के लिए अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है तेलंगाना के द्वारा, इसका नाम है रैव अप। सिर्फ याद रखना रैव अप इसका नाम। हम बढ़ते नेक्स्ट अगले एमसीक्यू की तरफ। मलाला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व मलाला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस, आंसर बनता है सर प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको 12 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। अब जरा एक एक क्वेश्चन को लिंक कर लेते हैं। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, कल मैंने पूरी लिस्ट कराई थी, आज हम लोग ब्लाइंड खेलेंगे, ब्लाइंड याद करेंगे। अब जरा देखो 11 जुलाई को कौन सा डे आता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, विश्व पॉपुलेशन दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, नेशनल फिश फार्मर डे, ओके, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस, नेशनल फिश फार्मर डे, ये 10 जुलाई को हो गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हो गया। 12 जुलाई को हो गया वर्ल्ड मलाला डे, ओके, विश्व मलाला दिवस। इसके बाद 2 जुलाई को कौन सा डे आता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ओके, विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये आपका 2 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और 4 जुलाई को कौन सा डे मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, या हम लोग इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ओके, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। क्लियर गाइज? विच कंट्री हैज साइंड 1.3 बिलियन डील? इसको समझना, आज ये न्यूज में भी है। भारत ने किस देश के साथ 1.3 बिलियन की एक डील करी है? सतलज जल विद्युत निगम के साथ किस देश ने 1.3 बिलियन की एक डील करी है? टू डेवलप 679 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 679 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये डील की नेपाल के साथ। नेपाल के साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है सूर्य किरण, ओके, सूर्य किरण। और ओमान के साथ भी भारत की 3 एक्सरसाइज होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज, अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज, और तीसरी होती है नसीम अल बहर, ओके, अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर, अल नागा, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज, ये तीनों ओमान के साथ एक्सरसाइज है। उज्बेकिस्तान के साथ जो भारत की एक्सरसाइज है इसका नाम है डस्ट लिक, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या मेरे भाई? डस्ट लिक। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा आपके कि जो डस्ट लिक एक्सरसाइज है इसका दूसरा संस्करण उज्बेकिस्तान के साथ कहां पर आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड के रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में चौबतिया एक जगह है, उत्तराखंड के रानीखेत में चौबतिया एक जगह है, वहां पर डस्ट लिक का 2nd एडिशन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, कजाकिस्तान के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो कजाकिस्तान के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज होती हैं, एक का नाम है काजिंद, और दूसरी एक्सरसाइज का नाम है प्रबल दोस्त्यक, ठीक है, काजिंद और प्रबल दोस्त्यक, ये कजाकिस्तान के साथ भारत की एक्सरसाइज हैं। किर्गिस्तान के साथ भारत की एक एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल हुई थी, इसका नाम है खंजर, और खंजर कहां पर हुई थी? किर्गिस्तान की कैपिटल है बिस्केक, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। तो किर्गिस्तान के साथ भारत की एक्सरसाइज है खंजर, इसको किर्गिस्तान के बिस्केक में आयोजित किया गया। ओमान के साथ भारत की 3 एक्सरसाइज है, अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर। कजाकिस्तान के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज है, काजिंद और प्रबल दोस्तक। नेपाल के साथ सूर्य किरण है, और उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक, और इसका 2nd एडिशन उत्तराखंड के रानीखेत में चौबतिया एक जगह है, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। अरे भाई ये कैसे आ गया दोस्तों? 5 पॉइंट, ये 5 मैंने वो स्टेट चूज किए हैं जिनके अभी 5 नए गवर्नर बने हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के नए गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के हुआ करते थे, अब ये कहां के हैं? हरियाणा के नए गवर्नर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर, और यहां की कैपिटल है चंडीगढ़, ओके। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला। मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। नए गवर्नर कौन बने? राजेंद्र अर्लेकर, इसको याद रखना मेरे भाई, राजेंद्र अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया, और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर। रमेश बैस को मोहब्बत हो गई थी झारखंड के मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन, ओके, और झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची।
कर्नाटक में सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर को बिठा दिया थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत आपके कर्नाटक के नए गवर्नर बने हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। बीएस येदुरप्पा यहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश की बात करते। पटेल को हटाओ, पटेल को बिठाओ, पटेल को हटाओ, पटेल को बिठाओ। आनंदीबेन पटेल को हटाए थे, मंगू भाई पटेल को गवर्नर बना दिए मध्य प्रदेश का। कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहां के मुख्यमंत्री हैं। अब जरा देखो, ये तो 5 स्टेट हो गए, उनकी राजधानी हो गई, गवर्नर हो गए और भैया मुख्यमंत्री हो गए। एक छोटा सा सवाल आता है कि थावरचंद गहलोत तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे, अब तो नहीं है, अब तो कर्नाटक के गवर्नर हैं। तो अब सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। और ये जो वीरेंद्र कुमार है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का टीकमगढ़। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछता है कहां से लोकसभा सांसद बने हैं, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से इनको लोकसभा सांसद चुना गया है। ओके, नेक्स्ट 5 देश मेरे भाई। मेडागास्कर कैपिटल है अंतानरीवो। अंतानरीवो। करेंसी यहां पर चलती है अरियारी। ओके, कैपिटल क्या है? अंतानरीवो। करेंसी यहां पर चलती है अरियारी। और मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। करेंसी चलती है रिंगिट। वही अपना CCC रूल याद करेंगे, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। मेडागास्कर, अंतानरीवो, अरियारी। ठीक है। दूसरा, मलावी की कैपिटल लिलोंग्वे। लिलोंग्वे। करेंसी यहां पर क्वाचा चलती है। ठीक है, करेंसी क्या है यहां पर? क्वाचा। और मालदीव्स की कैपिटल माले, करेंसी रुपया। और माली कैपिटल बमाको, करेंसी फ्रैंक। ये याद रखेंगे। मालदीव को अभी इंडिया ने 40 मिलियन US$ की क्या दी थी सर? 40 मिलियन US$ की लाइन ऑफ क्रेडिट, एक तरीके का लोन दिया था। ठीक है, लोन, ये याद रखेंगे। ओके। और दोस्त इसके अलावा अगर हम लोग देखें, मलावी वगैरह तो मतलब पुराना है, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर याद रख लेना कि भारत ने मालदीव को कितने की दी थी? 40 मिलियन US$ की अभी लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। बाकी मलावी का थोड़ा पुराना है, 215.68 मिलियन US$ की लाइन ऑफ क्रेडिट इसको भी दी गई थी। 215 मिलियन US$ का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए मलावी को भी भारत के द्वारा लोन के रूप में दिया गया था। ठीक है भाई, सिंपल है ना यार, इसमें तो दिक्कत नहीं है। 5 देशों की राजधानी मुद्राएं, और वो देश, ये जो सारे के सारे देश है ना, किसी ना किसी कारण, कहीं ना कहीं मेरे भाई, किसी ना किसी वजह से न्यूज में जरूर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज पे। India will host the World Badminton Championship in 2026, Sports Global Governing Body BWF said। असल में जो बैडमिंटन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है, उसका क्या कहना है कि वर्ल्ड बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है वो भारत होस्ट करेगा। और सवाल उठता है कि ये जो चैंपियनशिप है ये किस वर्ष में आयोजित की जाएगी। ओके, किस वर्ष में इसको आयोजित करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2026 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है उसको इंडिया होस्ट करने जा रहा है। ओके, क्लियर है? आज के द हिंदू की भी न्यूज रही थी, इसलिए मेरे दोस्त यहां पर हम लोगों ने इसे देख लिया। अब जरा देखना, मैंने तुम लोगों को अभी एक चीज पढ़ाई थी, सुधिरमन कप। सुधिरमन कप, एंड सुधिरमन कप इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन। बैडमिंटन अभी मैं बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग है, लिंक करूंगा इसको। इस वर्ल्ड, इसको सुधिरमन कप को कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? फिनलैंड होस्ट करेगा। मैंने एक और पढ़ाया था आपको, वर्ल्ड टूर फाइनल। ये दोनों मैंने एक साथ पढ़ाए थे ना आपको कि सुधिरमन कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, फिनलैंड होस्ट करेगा। वर्ल्ड टूर फाइनल इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन, इसको इंडोनेशिया होस्ट करेगा। यही हम लोगों ने देखा था, दोनों ही आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। असल में इंडिया वर शेड्यूल टू ऑर्गेनाइजेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग NTPC बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने क्या किया है कि असल में इसका टारगेट क्या है कि 2032 तक हमें 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना है। तो NTPC जो लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि बेसिकली इसका टारगेट इतना है कि 2032 तक, ठीक है, 2032 तक कितनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करनी है? तो ये बनता है 62, ठीक है, 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। ये मैंने एग्जैक्ट जो ईयर बताया ये भी याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि टोटल मिलाकर कितनी कैपेसिटी का यहां पर NTPC का टारगेट है।
उसी दिशा में एक और कदम यहां पर बढ़ा है और एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने, इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क ये कहां पर बनाया है? गुजरात के। इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क गुजरात के रन ऑफ कच्छ, देख ये गुजरात के कावड़ा में रन ऑफ कच्छ है, वहां पर इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाया गया। ये 4750 मेगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा ये, और इट विल बी 4750 मेगावाट अच्छे ऊर्जा पार्क। क्लियर है? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। दूसरा पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तीसरा पॉइंट, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओके, तो तीनों पॉइंट आई थिंक सो क्लियर होंगे कि क्या क्या चीजों पे मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल देखा था कि तेलंगाना में जो फ्लोटिंग 100 मेगावाट का, मतलब लार्जेस्ट है मेरे दोस्त इंडिया का, 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग, तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में है, वो जब ऑपरेशनल होगा तब मेरे भाई वो लार्जेस्ट कहलाएगा। बट अभी के लिए जो सबसे पहले ऑपरेशनल हो रहा है वो ये हो रहा है 100 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जो तेलंगाना में वहां पर सेटअप किया जा रहा है। एडवांस स्टेज में है, जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा और ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि जल्दी इंप्लीमेंट होने जा रहा है वो 100 मेगावाट का कहां पर है? तेलंगाना में। क्लियर गाइस? तेलंगाना, ये वर्ड याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी चेयर्ड दी ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप। असल में है क्या, जो 13th एडिशन है ब्रिक्स का, इसका होस्ट कौन है? अपना प्यारा भारत है। और ये जो 13th एडिशन इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ऐसे में जितने भी इवेंट होंगे इसके पैरेलल वो ब्रिक्स रिलेटेड वो सारे इंडिया होस्ट करेगा। तो ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स की अध्यक्षता 13वें समिट की भारत के पास है। इसीलिए जो ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग है उसकी अध्यक्षता भी भारत के टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब ने करी है। ये तो सिंपल हो गया कि 13th एडिशन कौन होस्ट करने जा रहा है। अब देखो इंटरेस्टिंग यहां पर आता है, रेड्डी साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका मंत्रालय कौन सा है, कहां से सांसद चुने गए हैं और कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो इनके पास एक मंत्रालय तो कल्चर मिनिस्ट्री, दूसरा है इनके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री, ओके, और तीसरा इनके पास है डोनर, ठीक है, डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये तीनों मंत्रालय किशन रेड्डी साहब के पास हैं। और तेलंगाना के सिकंदराबाद से ये सांसद हैं, ठीक है। कहां से है? तेलंगाना। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, सब याद करा दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे एग्जाम में टिक जरूर लगेगा। तो तेलंगाना के सिकंदराबाद से सांसद जी किशन रेड्डी साहब कल्चर मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, डोनर मिनिस्टर है, मतलब संस्कृति मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री है। और ये निर्वाचन क्षेत्र जो तेलंगाना का सिकंदराबाद है, नाम इनका जी किशन रेड्डी है। और दोस्त इन्होंने ब्रिक्स जो चेयरमैनशिप है, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, इसलिए इन्होंने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगला। 3 बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी हैज बीन ऑथर्ड बाय अशोक चक्रवर्ती। तो अशोक चक्रवर्ती ने एक किताब लिखी, इसका नाम है द मेमोयर ऑफ इमरजेंसी स्ट्रगल, ओके, स्ट्रगल विद इन द मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। मैं फिर बोलता हूं, सिर्फ इतना वर्ड याद कर लो, द स्ट्रगल विद इन। इसके ऑथर का नाम है अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती, ओके। नेक्स्ट देखना, एक बुक का नाम है आर्ट ऑफ कॉन्ज्यूरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज, द आर्ट ऑफ कॉन्ज्यूरिंग ऑल्टरनेट रियलिटी। इसके ऑथर का नाम क्या है? तो एक का नाम है आनंद वेंकट रमयन और दूसरा है शिवम शंकर सिंह। तो शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट रमयन, इन दोनों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉन्ज्यूरिंग। तीसरी तो इंपॉर्टेंट है, ये सेशन रिकॉर्डेड है क्या? अच्छा जी बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे। ये 3 साल की बच्ची है और इनका नाम है क्रिसिस, ओके, क्रिसिस नाइट। क्या नाम है? क्रिसिस। कनाडा में रहती क्रिसिस नाइट। 3 साल की बच्ची ने किताब लिख डाली। हाँ,
यहाँ पर हम कहते हैं अरे सर मन नहीं लग रहा है, अरे सर मज़ा नहीं आ रहा है, अरे सर थक गए हैं, थक गए। और यहाँ पर देखो, जिंदगी में जब पागलपन होता है ना कुछ पाने का, तो हम हर हद तक गुजरते हैं, लेकिन वो पागलपन जब ही होता है जब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त चोट लगती है। और चोट नहीं लगती है उसके बाद भी अगर होता है तो फिर तो मेरे भाई उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं है। तो चोट लगने का मतलब ये है कि जब ठोकर खाते तब एहसास होता, अच्छा जी हमें पहले दिन से पढ़ना चाहिए था, जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, द ग्रेट बिग लायन इन इस पुस्तक के ऑथर का नाम क्या है? क्राइसिस नाइट। ओके, आज आपको 12 बजे सेशन में जुड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, गलती से स्किप मत कर देना, आज 12 बजे का सेशन। नेक्स्ट देखना, पुर्तगाल कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन नहीं जानता यार। ठीक है, तो पुर्तगाल के जो कैप्टन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही हैज वॉन यूरो 2020 गोल्डन बूट आफ्टर फिनिशिंग एज द टॉप स्कोरर इन द टूर्नामेंट। तो भाई 5 गोल किए थे, इसके साथ ये टॉप स्कोरर रहे थे, और ऐसे में यहां पर इनको यूरो 2020 गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। यूरो 2020 गोल्डन बूट से किनको सम्मानित किया गया? तो रोनाल्डो भाई को। और ये किस देश से हैं? तो ये पुर्तगाल से हैं। अब 2 चीजों पे प्लीज फोकस कर लिएगा, एक लाइन में जल्दी से याद कर लेते हैं, 2 स्पोर्ट्स इवेंट है, दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोपा अमेरिका जो टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया? कोपा अमेरिका। तो जो कोपा अमेरिका था फुटबॉल से रिलेटेड है, इसको होस्ट किया था ब्राजील ने इसको होस्ट किया था। और जो चैंपियन रहा था इट वाज अर्जेंटीना चैंपियन था। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया एक कोपा अमेरिका रिलेटेड। और ये भी याद रख लेना कि 2024 का जो कोपा अमेरिका इसको होस्ट करेगा इक्वेडर ये इक्वेडर 2024 में कोपा अमेरिका होस्ट करेगा। मुद्दे की बात पर आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरो 2020 या यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका जो विनर है मेरे दोस्त वो इटली है, और इटली ने किसको हराया था? इंग्लैंड को। यहां पर जो ये अर्जेंटीना इसने किसको हराया था? ब्राजील को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था। और यहां पर ये टाइटल इटली ने इंग्लैंड को हराकर अपने नाम किया था, और 11 देशों ने इसको होस्ट किया था। जो यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप है 2024 में, इसको कौन सा देश होस्ट करेगा? ये इंपॉर्टेंट बनेगा। 2024 में कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? तो गाइस इट इज जर्मनी। तो दोनों ही मैंने आपके लिए यहां पर लिंक कर दिया है। ओके, नेक्स्ट देखना मेरे भाई, शेर बहादुर दूबा द लीडर ऑफ नेपाली कांग्रेस इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो नेपाल के नए लीडर जो बने हैं इनका नाम क्या है? तो दोस्त पांचवें बार शायद ये प्रधानमंत्री बने, शायद वर्ड इसलिए लिख रहा हूं कि एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि 5वें या 5वीं बार बने, तो जहां तक 5वीं बार है। तो नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधान, अभी के लिए इतना याद रखो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नेपाल जिसकी कैपिटल काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। और दोस्त नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेर बहादुर दूबा। ओके, शेर बहादुर दूबा। आई थिंक सो यार ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो 2 चीजों के नाम याद रखना हमें, एक ब्रिक्स और एक सार्क। असल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है इनमें कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है। ब्रिक्स का है, सॉरी, शार्क का और बिम्स्टेक का। तो जो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। क्लियर है, नेपाल के काठमांडू में। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक देखने को मिल सकता है। क्लियर भाई, क्लियर यहां तक सारी चीजें?